In this video, we are talking about transport, storage, regulatory and receptor proteins. इसमें हम प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, उसकी स्टोरेज कैसे होती है, उसकी रेगुलेशन कैसे होती है, इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हम किसको कहते हैं. अब इसमें ट्रांसपोर्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो जब ट्रांसपोर्ट का वर्ड है इसका मतलब है कि हमने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, एक चीज़ को हमने ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, तो अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज़ अ प्रोटीन दैट सर्व्स द फंक्शन ऑफ मूविंग अदर मटीरियल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी होती हैं. जब प्रोटीन्स की बात करते हैं तो कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी होती हैं कि ये एक प्रोटीन है जिसका काम क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स को ऑर्गेनिजम्स में मूव करवाती है, तो इसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं. इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन पम्प, ट्रांसपोर्टर, एस्कॉर्ट प्रोटीन, एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कैटायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एनाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. तो ये सारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी मटेरियल अगर मूव करना है, इधर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ये सारी जो पंप्स हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये प्रोटीन्स जो हैं, कैटाइंस, एनाइंस, ये सारी क्या हैं, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं ऑर्गेनिजम्स में. किसी भी मटेरियल की मूवमेंट करनी हो तो ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं. दीज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. ठीक है, तो ये क्या काम करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट जितने भी ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस होते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में उनको ट्रांसपोर्ट करवाती हैं. Transport proteins are found within the membrane itself where they form a channel or a carrying mechanism to allow their substrate to pass from one side to the other. अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं कुछ. ठीक है, एक मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं. ठीक है, उस मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पाई जाती हैं और वो कैरिंग मैकेनिज़्म का काम करती हैं. ठीक है, कैरिंग मैकेनिज़्म किसी भी चीज़ को वो कैरी करती हैं, उसकी मूवमेंट कराती हैं टू अलाउ देयर सबस्ट्रेट टू पास फ्रॉम वन साइड टू अदर. ठीक है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं, ठीक है, वो एक चैनल के फॉर्म में मौजूद होती हैं. ठीक है, जिनका काम क्या होता है कि वो एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करवा रही होती हैं. द सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड बाय दीज प्रोटीन्स कैन इंक्लूड आयन सच एज सोडियम एंड पोटाशियम, शुगर्स सच एज ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड मैसेंजर मालिक्यूल्स. अब यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको प्रोटीन्स की मदद से हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, जिसमें कुछ आयंस हो सकते हैं, सोडियम हो सकती हैं, पोटाशियम है. क्योंकि जब सोडियम और पोटाशियम की बात करते हैं तो सोडियम और पोटाशियम की हम मूवमेंट करवाते हैं, जैसे कि शुगर है, जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, मैसेंजर मालिक्यूल्स, इन सब की हमने मूवमेंट आनी होती है. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जनरली परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब ये दो तरह की ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक को फैसिलिटेटेड डिफियन कहा जाता है, फैसिलिटेटेड डिफियन, और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब जब फैसिलिटेटेड डिफियन की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो सिंपल ही होती है. क्रिएट्स एन ओपनिंग फॉर अ सब्सटेंस टू डिफ्यूज डाउन इट्स कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम डिफियन की बात करते हैं कि हायर कंसनट्रेशन लोअर कंसनट्रेशन में जाती है, ठीक है, तो ये कुछ फैसिलिटेटेड डिफियन में चैनल इन्वॉल्व होते हैं, तो उन चैनल्स की मदद से हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाते हैं. ठीक है, और फिर जब वो उन चैनल्स की मदद से हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाती है तो एनर्जी कंज्यूम नहीं होती. ठीक है, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे वो द सेल एक्सपेंड्स एनर्जी इन ऑर्डर टू मूव अ सब्सटेंस अगेंस्ट इट्स कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. तो जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे मूवमेंट लोअर से हायर की तरफ होती है, और जब लोअर से हायर की तरफ मूवमेंट होगी तो एनर्जी भी रिक्वायर होगी, ये एनर्जी भी इसको चाहिए होगी, जबकि फैसिलिटेटेड में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी. अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की टाइप्स कौन सी हैं. एक तो चैनल्स या फिर हम पोर्स कहते हैं. चैनल आर पोर्स प्रोटीन्स ओपन होल्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स. अब कुछ पोर्स, कुछ चैनल्स होते हैं प्रोटीन में. ठीक है, दीज प्रोटीन्स आर करेक्टराइज्ड बाय बीइंग ओपन टू बोथ द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस एट द सेम टाइम. अब वो जो प्रोटीन्स हैं वो दोनों इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर का काम करती हैं.
ठीक है। इंट्रासेलुलर में भी काम करती हैं अपना और एक्स्ट्रा सेलुलर में भी काम करती हैं, सेम टाइम एक ही वक्त में दोनों जगह पे वो काम करती हैं प्रोटीन्स। चैनल्स और जो प्रोटीन्स हैं वो टिपिकली डिज़ाइंड हैं सो डैट द ओनली वन स्पेसिफिक सब्सटेंस कैन पास थ्रू। ठीक है, वहाँ से सिर्फ एक ही स्पेसिफिक सब्सटेंस पास हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस पास हो सकते हैं, हर कोई पास नहीं हो सकता, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं जो पास हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वोल्टेज गेटेड आयन चैनल एक्वापोरेंस, कुछ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स जो हैं ये इसी एग्जांपल्स में आते हैं। उसके अलावा एक और बात आपने याद रखनी है, चैनल्स और जो पोर्स हैं इसमें क्या डिफरेंस है। जो चैनल्स होते हैं ना ये ओपन भी होते हैं और क्लोज स्टेट में भी होते हैं, दोनों स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन जो पोर्स होते हैं वो ऑलवेज रिमेन एक्टिव एंड ओपन। ठीक है। नेक्स्ट कैरियर प्रोटीन्स, पहले हमने बात की चैनल्स की, पोर्स की, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरियर प्रोटीन्स की। कैरियर प्रोटीन्स आर द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स दैट आर ओनली ओपन टू वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एट वंस। अब जब कैरियर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जो एक साइड से ओपन होती हैं, दूसरी साइड से बंद होती हैं। तो जब दूसरी साइड से ओपन होंगी तो जहाँ से पहले ओपन थी वहाँ से बंद हो जाएंगी, तो वो एक साइड से ओपन होंगी और एक साइड से क्लोज होंगी। They transport substances against their concentration gradient. To accomplish their work, carrier proteins typically use energy to change shape. करियर प्रोटीन्स एनर्जी को यूज़ करती हैं। यहाँ पर जब करियर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्टिव प्रोटीन होती है, क्योंकि यहाँ से लोअर से हायर की तरफ जाती हैं और एनर्जी भी रिक्वायर होती है, ये एनर्जी को यूज़ करते हैं। दैट्स व्हाई करियर प्रोटीन्स नोन एज द एक्टिव प्रोटीन। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है यहाँ पर, और यहाँ पे जो शेप है वो भी चेंज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम पोटाशियम पम्प। अब जब सोडियम पोटाशियम पम्प की बात करते हैं तो एक सेल में सोडियम जो है उसने आना है, पोटाशियम ने बाहर जाना है, पोटाशियम ने आना है या सोडियम ने बाहर जाना है। तो ये सारी जो है सोडियम पोटाशियम पम्प, जब ये सारी चैनल्स ओपन होंगे तो इन्होंने जाना है, बंद होंगे तो इनकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल रुक जाएगी। तो इसकी वजह से जो चेंज है शेप, हम जो शेप चेंज की बात की है उसमें क्या होगा कि जो सेल है उसकी शेप चेंज होगी और एनर्जी भी चाहिए होगी। नेक्स्ट इज द स्टोरेज प्रोटीन्स। लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरेज प्रोटीन्स। स्टोरेज प्रोटीन्स से पहले हमने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की बात की थी कि वो ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब जब स्टोरेज प्रोटीन की हम बात करते हैं तो स्टोरेज प्रोटीन्स में कुछ जो है प्रोटीन्स वो स्टोर करने का भी काम करती हैं। स्टोरेज प्रोटीन्स सर्व एज बायोलॉजिकल रिजर्व्स ऑफ मेटल आयंस एंड अमाइनो एसिड्स यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। कुछ स्टोरेज प्रोटीन्स होती हैं जो कि बायोलॉजिकल रिजर्व्स का काम करती हैं, मेटल आयंस का, अमाइनो एसिड्स का। उसके अलावा दे आर फाउंड इन द प्लांट सीड्स, फॉर एग्जांपल एग वाइट्स एंड मिल्क। जब प्रोटीन्स की बात करते हैं तो एग वाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। ठीक है, उसकी यॉक की निस्बत उसके जो वाइट है उसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। मिल्क में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए कहते हैं कि डेली आप 1 ग्लास मिल्क पिएं, इससे आपको प्रोटीन मिलती है। फेरिटीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टोरेज प्रोटीन दैट स्टोर आयरन। फेरिटीन भी एग्जाम्पल है स्टोरेज प्रोटीन की, क्योंकि ये स्टोरेज प्रोटीन रिजर्व्स का काम करते हैं जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की। अब आयरन जो है ये हीम का कंपोनेंट है, जिसमें हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है और साइटोक्रोम्स। सम स्टोरेज प्रोटीन स्टोर अमाइनो एसिड्स, कुछ अमाइनो एसिड्स को भी स्टोर करती हैं। अब वो जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर किसी एनिमल या प्लांट की बात करते हैं तो उसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रही होती है, अब कोई एक एनिमल या प्लांट ये भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है तो वहाँ पे इन स्टोरेज प्रोटीन्स को यूटिलाइज किया जाता है। सीड्स पर्टिकुलरली ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ स्टोरेज प्रोटीन। अब कुछ सीड्स की अगर बात करें, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट हम कहते हैं जिसमें फली होती है, जिस तरह बीन्स है, मटर है, पीस। तो लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल में पीस आते हैं, बीन्स आते हैं, तो उसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बीन्स में और पीस में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। अप टू 25% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सीड कैन बी कंपोज्ड ऑफ स्टोरेज प्रोटीन्स। अब तक जितने भी हम सीड्स की बात करते हैं, जो बीज है, ड्राई वेट ऑफ द सीड कैन बी कंपोज्ड ऑफ स्टोरेज प्रोटीन, तो उसमें कितने परसेंट होती है प्रोटीन्स? 25%, अप टू 25%। अगर स्टोरेज प्रोटीन हम देखें कि कौन सी बेस्ट नोन स्टोरेज प्रोटीन है इन वीट, अगर वीट की बात करें तो वो है प्रोलामीन एंड ग्लाइडिन। ग्लाइडिन की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये वीट में होती है। ठीक है, अ कंपोनेंट ऑफ ग्लूटेन।
plant storage proteins can be classified into two classes. First is the seed storage proteins. SSP से इसको डिनोट किया जाता है. Seed storage proteins are a set of proteins that accumulate to high levels in seeds during the late stages of seed development. अब एक तो हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं और दूसरा हम बात करते हैं उसकी डेवलपमेंट की. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सीड पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, उसके बाद जब सीड पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द लेट स्टेजेस ऑफ सीड डेवलपमेंट, लेट स्टेजेस ऑफ द सीड डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, जब हो जाता है सीड डेवलप, तो वहाँ पर प्रोटीन्स जो है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है. सीड्स उस प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हुआ होता है, जमा हुआ होता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन. अब जब उसकी जर्मिनेशन हुई है तो जो SSP है, जो सीड स्टोरेज प्रोटीन्स हैं, इनको हम यूटिलाइज़ करते हैं बाय द डेवलपिंग सीडलिंग्स एज अ न्यूट्रिशनल सॉर्ट. अब जब जर्मिनेशन हो रही होती है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब जर्मिनेशन सीड हो रही होती है, तो वो कौन सी सीडलिंग्स को यूटिलाइज़ करता है जो उसने पहले से स्टोर की होती हैं, उन्हीं को ही वो एज अ न्यूट्रिशनल सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करता है. उसके बाद जो है पहले कौन सी इसने यूज़ की, पहले जो उसने स्टोर की हुई थी सीड स्टोरेज प्रोटीन, उनको यूटिलाइज़ करता है. उसके बाद नेक्स्ट उसमें आगे डेवलपमेंट होती है, नेक्स्ट उसमें ख़ुद से वो जो है प्रोटीन उसमें स्टोरेज का काम करता है, उसमें प्रोटीन्स को स्टोर करता है. The major proteins in grains and of plant proteins represent those that are the most abundantly consumed by humans. अब एक मेजर प्रोटीन्स की अगर बात करें ग्रेन्स में, प्लांट प्रोटीन्स, ठीक है, अगर हम मेजर प्रोटीन्स इन ग्रेन्स एंड ऑफ द प्लांट प्रोटीन्स रिप्रेजेंट दोज दैट आर द मोस्ट abundantly consumed by humans. तो मेजर प्रोटीन्स अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो ह्यूमंस इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, ठीक है. अगर हम अपनी बात करें तो हम ग्रेन्स, वीट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं ना, डेली हम गंदम खाते हैं, रोटी की फॉर्म में होती है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन होती है, ठीक है. तो इस तरह हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं. नेक्स्ट सेकेंड इसकी टाइप है वेजिटेटिव स्टोरेज प्रोटीन. अब वेजिटेटिव स्टोरेज प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स दैट एक्यूमुलेट इन वेजिटेटिव टिश्यूज सच एज लीव्स, स्टेम्स एंड डिपेंडिंग ऑन प्लांट स्पीशीज ट्यूबर्स. अब वेजिटेटिव स्टोरेज प्रोटीन्स, पहले हमने सीड स्टोरेज प्रोटीन्स की बात की थी और उसमें जो स्टोरेज प्रोटीन है वो सीड में हमने देखी थी, सीडलिंग्स में, ठीक है. लेकिन अब हम वेजिटेटिव में बात करें, अब वेजिटेटिव में कहाँ पर प्रोटीन स्टोर हो सकती है, जैसे कि लीव्स में, स्टेम्स में, उसके अलावा कुछ प्लांट स्पीशीज़ पे भी डिपेंड करती है, और ट्यूबर्स की एग्जांपल में पोटैटोज़ आते हैं, आलू, ठीक है. वेजिटेटिव स्टोरेज प्रोटीन्स accumulate in the vegetative tissues where excess resources are available and serve as a temporal reservoir of amino acids for use in subsequent phases of the growth and development. अब वेजिटेटिव स्टोरेज प्रोटीन्स में टेम्पोरल रिजर्वायर का क्या काम है, तो वेजिटेटिव स्टोरेज प्रोटीन्स अगर तो लीव में स्टोर है या स्टेम में स्टोर है तो ये एक्ट करेंगे एज अ टेम्पोरल रिजर्वायर, क्योंकि आप समझे कि ये एक जगह एक्यूमुलेट हैं, पौधे के एक हिस्से पे ये एक्यूमुलेट हुई है, अब उसने आगे नेक्स्ट कैसे जाना है, ठीक है. तो वो जब वो एक जगह स्टोर हो जाएंगी, एक्यूमुलेट हो जाएंगी उसके सीड पे, उसके सीड पे नहीं, उसके स्टेम पे, उसके लीव पे, तो उसने बाकी पौधे को भी तो पहुंचना है ना, तो फिर वो टेम्पोरल रिजर्वायर के ज़रिए, ठीक है, उसको हम टेम्पोरल रिजर्वायर कहेंगे, और फिर वो पूरे प्लांट को वो मिल जाएगी और फिर वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी. Overall, the accumulation of storage protein is beneficial for the survival of the plants. तो ये जो स्टोरेज प्रोटीन की accumulation है, ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर तो वो प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा. स्टोरेज प्रोटीन्स आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डाइटरी प्लांट प्रोटीन्स. तो कुछ जो स्टोरेज प्रोटीन्स हैं वो डाइटरी प्लांट प्रोटीन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो डाइटरी प्लांट प्रोटीन्स के लिए ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज प्रोटीन्स इम्पोर्टेंट हैं. तो अब हमने बात कर ली उसकी सीड स्टोरेज टाइप की और उसकी वेजिटेटिव स्टोरेज प्रोटीन की. तो उसमें हमने जो है डिस्कस कर लिया था कि कहाँ पर सीड में कहाँ स्टोर हो गया, और वेजिटेटिव में प्लांट कहाँ पर, वेजिटेटिव में प्रोटीन कहाँ
पर स्टोर होती है, किन एरियाज़ में स्टोर होती है और वो किस तरह जो है वो काम करती है। उसमें हमने क्या देखा था कि वो किस तरह टेम्पोरल रिजर्वायर के तौर पे काम करती है। और हमने ये भी देख लिया कि स्टोरेज प्रोटीन जो है आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डायट्री प्लांट प्रोटीन्स। ठीक है, डायट्री प्लांट प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अब रेगुलेटरी प्रोटीन्स की हम बात करेंगे। अब हमने इसमें रेगुलेशन की बात करनी है। एनी प्रोटीन दैट इन्फ्लुएंस द रीजन ऑफ डीएनए that are transcribed by RNA polymerase during the process of transcription। आप लोग ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को तो पढ़ चुके होंगे पहले। आई होप आप लोग ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से वाकिफ़ होंगे कि व्हाट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये आप लोग पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं डिटेल से। तो आई होप आप लोगों ने अभी भी इस सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। ट्रांसक्रिप्शन जो है ये मोस्टली हर सेमेस्टर में कहीं ना कहीं इसका टच होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का। तो जब प्रोटीन की हम बात करते हैं कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है, जब वो डीएनए मॉलिक्यूल आरएनए पॉलीमरेज की मदद ट्रांसक्राइब्ड होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो वहाँ पर कुछ इंक्लूड होती हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या करती हैं, वो उस प्रोटीन की सिंथेसिस का काम करती हैं, वो प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, और वो जो रेगुलेटरी प्रोटीन हैं वो डीएनए के सेगमेंट के साथ बाइंड करती हैं और फिर क्या करती हैं, वो जीन की रेगुलेशन करती हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं किसके प्रोसेस में, फॉर द कन्वर्टिंग आर ट्रांसक्राइबिंग डीएनए इनटू आरएनए। तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और जो जिसको हम रेगुलेटरी प्रोटीन्स कह रहे हैं, ठीक है, ये डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करती हैं। Transcription factors have DNA binding domains that give them the ability to bind to specific sequence of DNA called enhancer or the promoter sequence। अब जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनमें कुछ डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स भी होती हैं। अब वो जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स होती हैं उनका क्या काम होता है कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो हैं उनके साथ बाइंड करती हैं। और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस कौन से हैं डीएनए में, उनको हम प्रमोटर या इन्हेंसर कहते हैं। सम ट्रांसक्रिप्शन factors bind to DNA promoter sequence near the transcription start site and help to form the transcription initiation complex। अब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की हम बात कर लेते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, हमने कहा कि ये डीएनए प्रमोटर सीक्वेंस इनके साथ बाइंड करते हैं। तो वो डीएनए प्रमोटर सीक्वेंस आखिर प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? जो डीएनए की हम बात करते हैं इसके हम बात करते हैं 5 to 3 एंड 3 to 5 एंड। तो वो जो डीएनए का 5 एंड होता है ना, उसके स्टार्ट पे प्रमोटर रीजन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट पॉइंट होता है, वैसे बेसिकली वो 5 वाले पे होता है प्रमोटर, और वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने आकर बाइंड करना होता है और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। Other transcription factors bind to regulatory sequence such as enhancer sequence and can stimulate or repress transcription of the related gene। उसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हैं वो बाइंड करते हैं इन सीक्वेंस पे, इन्हांसर सीक्वेंस पे, और फिर क्या करते हैं, या तो वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करेंगे या फिर उसको रिप्रेस कर देंगे। या तो उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करना होता है या फिर उन्होंने इसको रोक देना होता है, रिप्रेस करना होता है। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जीन कंट्रोल। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन फॉर्म है किसकी, जीन कंट्रोल की। द एक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अलाउ फॉर यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ ईच जीन इन डिफरेंट सेल टाइप्स एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, हम कहते हैं ये क्या करते हैं, ये फैक्टर्स अलाउ फॉर यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ ईच जीन। ठीक है, ये जीन्स के एक्सप्रेशन जो हैं उनको अलाउ करती हैं डिफरेंट सेल्स में। जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो उनके जीन एक्सप्रेशन को ये एक्सप्रेस करते हैं। कौन एक्सप्रेस करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट इज़ द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स इज़ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली फाउंड एम्बेडेड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ अ सेल दैट रिसीव केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड द सेल, and when such chemical signals bind to receptor, they cause some form of cellular or tissue response। अब रिसेप्टर क्या है? अब जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उस पर रिसेप्टर जो है वो एम्बेडेड हुए होते हैं और वो केमिकल सिग्नल को रिसीव करते हैं। बाहर से जो भी सेल के बाहर से जो भी केमिकल सिग्नल होता है उसको रिसीव करते हैं, और फिर जब वो केमिकल सिग्नल्स उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो फिर क्या होता है, वो उस सेल में कोई भी टिश्यू रिस्पॉन्स करते हैं। अब वो रिस्पॉन्सेस किस तरह के होते हैं इनको भी देख लेते हैं कि वो रिसेप्टर्स जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं।
क्लासिफिकेशन की बात करते हैं रिसेप्टर की, तो दो टाइप्स होती हैं रिसेप्टर्स की, एक को इंटरनल इंट्रासेलुलर और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर कहते हैं, जबकि दूसरे को सेल सरफेस ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर और सेल स्पेसिफिक रिसेप्टर बोलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनल और इंट्रासेलुलर और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। उसके अलावा इट रिस्पॉन्ड टू हाइड्रोफोबिक लिगेंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम बात करें लिगेंड की। अब लिगेंड में क्या होता है कि लिगेंड मॉलिक्यूल जो है ना उसके सेंटर में मेटलाइन मौजूद होता है और ठीक है, और उस तरह के मॉलिक्यूल को लिगेंड कहा जाता है। लिगेंड हाइड्रोफोबिक लिगेंड मॉलिक्यूल इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स टिपिकली डिफ्यूज़ अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ हुए हुए होते हैं। और ये जो हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं या लिगेंड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते हैं और फिर ये हाइड्रोफिलिक करियर के साथ अटैच होते हैं और फिर ये आगे मेम्ब्रेन में पास करते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पर आगे ये जब ये पास कर जाते हैं ब्लड स्ट्रीम से, फिर आगे जाके इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम की जो मैं बात कर रही हूँ, ये मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ कि जिस तरह एनिमल्स में अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें तो उस तरह वहाँ पर ये काम करते हैं। एंड इट इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स इन द साइटोप्लाज्म। और ये लिगेंड मॉलिक्यूल जो है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म में। जैसे कि अभी हम बात कर लेते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है यहाँ पर। अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये आकर बाइंड कर रहा है इस रिसेप्टर के साथ, दैट इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। फिर यहाँ पर आगे ये इस तरह सेल के अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, ये जो रिसेप्टर के इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया है ना, ये इससे आगे इसके न्यूक्लियस तक पहुँच जाएगा। तो ये क्या है? ये इंटरनल और इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है एंड दैट इज़ द साइटोप्लाज्म की हम बात करें यहाँ पर। सॉरी, ये साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म के बाद आगे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और फिर ये न्यूक्लियस में चला जाता है। नेक्स्ट इज द सेल सरफेस और द ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स और द सेल स्पेसिफिक रिसेप्टर। इट परफॉर्म्स सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करता है। ठीक है, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन हम किसको कहते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है इंट्रासेलुलर सिग्नल में। अब इसके तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो एक्सटर्नल लिगेंड बाइंडिंग डोमेन्स होती हैं जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स कहते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेनिंग रीजन्स भी इसमें पाए जाते हैं और वो जो स्पेनिंग रीजन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सेल की जो इंटरनिटी होती है या उसको मेंटेन करते हैं। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी स्पेसिफिक सब्सटेंस जो है वो मेम्ब्रेन में आना होता है तो इनकी परमिशन से आता है। ठीक है, तो ये परमिट करते हैं कि इसने कोई भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है, कोई भी स्पेसिफिक सब्सटेंस है, उसने मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। तो ये तकरीबन 20 अमाइनो एसिड्स हैं, इट कंप्राइजिंग 20 अमाइनो एसिड्स। थर्ड पॉइंट इज़ द इंट्रासेलुलर डोमेन इनसाइड द सेल। ठीक है, हमने इंट्रासेलुलर डोमेन, ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जिस तरह बात की थी ना, इसी तरह इंट्रासेलुलर डोमेन्स भी मौजूद होती हैं। तो इंट्रासेलुलर डोमेन्स जो हैं वो भी सेल के इनसाइड मौजूद होती हैं। 3 जनरल कैटेगरीज होती हैं सेल टू सरफेस रिसेप्टर्स की। एक को आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर कहा जाता है, दूसरे को जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर कहते हैं और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ द आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। अब जब आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे रिसेप्टर बाइंड करता है लिगेंड के साथ, ओपन अ चैनल थ्रू द मेम्ब्रेन दैट अलाउ स्पेसिफिक आयंस टू पास थ्रू। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं हम कहते हैं ये बाइंड करता है लिगेंड के साथ और ये फिर चैनल को ओपन करता है कि वो स्पेसिफिक आयंस को पास कर सके। इसमें कोई भी चीज़, कोई गहरी चीज़ पास नहीं होगी, सिर्फ इसमें कोई स्पेसिफिक आयन है वही पास होगा। कन्फर्मेशनल चेंज इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट अलाउ आयंस सच एज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन टू पास थ्रू इट। तो ये हैं जो इसमें से पास हो सकते हैं और ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी चेंज करता है। जैसे कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं? ये आयंस हैं। ठीक है, ये आयंस हैं और ये हमारे पास क्या है? ये चैनल्स हैं। अब यहाँ पर देखें ये चैनल बंद है, तो जब ये बंद है तो कोई भी चीज़ पास नहीं कर सकेगी। अब जब यहाँ पे ये ओपन है तो यहाँ पे ये पास कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इसके साथ आकर बाइंड करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर देखिए ये आ रहा है और यहाँ पर आकर ये
बाइंड कर गया, और जब ये बाइंड कर गया तो ये ओपन हुआ और यहाँ पे आयंस जो हैं वो मूव कर गए। दैट इज़ द आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, कि आयंस जो हैं वो इस रिसेप्टर के साथ किस तरह इनका लिंक है। नेक्स्ट इज द जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर बाइंड्स विद a ligand and activate a membrane protein called a G protein। अब ये क्या करती हैं, ये लिगेंड के साथ बाइंड करती हैं और एक प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन उसको एक्टिवेट कर देती है, और उस मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम जी प्रोटीन कहते हैं। द एक्टिवेटेड जी प्रोटीन देन इंटरेक्ट्स विद ईदर एन आयन चैनल और एन एंजाइम इन द मेम्ब्रेन। फिर वो जो जी प्रोटीन एक्टिवेट हुई हुई है उसने किसके साथ इंटरेक्ट करना होता है, आयन चैनल के साथ और एंजाइम्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है। ठीक है, वो आयन चैनल के साथ भी कर सकती है या फिर वो एंजाइम्स जो मेम्ब्रेन में मौजूद हैं उनके साथ भी ये जो जी प्रोटीन एक्टिव हो चुकी है वो इंटरेक्ट कर सकती है। ईच रिसेप्टर हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन एंड जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट। अब हर रिसेप्टर की अपनी एक स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगी और अपनी ही जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट होगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक है हर रिसेप्टर के लिए, कोई भी और उसके साथ नहीं होगी, कोई और डोमेन उसके साथ नहीं आएगी, उसकी अपनी डोमेन होगी। Next is the enzyme linked receptors. Cell surface receptors with intracellular domains that are associated with an enzyme. तो सेल सरफेस रिसेप्टर्स जो हैं, यहाँ पे क्या होगा, अब हम सेल सरफेस रिसेप्टर की बात करें, यहाँ पर इंट्रासेलुलर डोमेन्स भी होंगी, ठीक है, जो कि एंजाइम के साथ एसोसिएट करेंगी। नॉर्मली हैव लार्ज एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डोमेन्स। नॉर्मली इनके पास एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन्स भी होती हैं, इंट्रासेलुलर डोमेन्स भी होती हैं। व्हेन लिगेंड बाइंड्स टू एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन्स, अ सिग्नल इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मेम्ब्रेन एंड एक्टिवेट्स द एंजाइम व्हिच इवेंचुअली लीड्स टू अ रिस्पांस। क्या होता है कि जब लिगेंड बाइंड करता है एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन्स के साथ, मेनली नॉर्मली इसमें दोनों मौजूद होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन भी मौजूद होती है और इसमें इंट्रा सेलुलर डोमेन वो भी मौजूद होती है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे लिगेंड बाइंड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के साथ, तो वो जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है उस मेम्ब्रेन के ज़रिए थ्रू दी मेम्ब्रेन, और फिर वो क्या करता है, वो उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, जिसके नतीजे में हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, यहाँ पर डिफरेंट बताई में रिसेप्टर्स टाइप्स के। एंजाइम के साथ जब रिसेप्टर्स लिंक करता है तो क्या करता है, लिगेंड के साथ जब रिसेप्टर करता है लिंक करता है तो क्या बनता है, और फिर आयन चैनल्स के साथ जो है रिसेप्टर ने लिंक किया तो हमें ये एक फॉर्म मिल गई है, इस तरह से करता है। और यहाँ पर जी प्रोटीन जो है इसमें किस तरह लिंक करता है, लिगेंड का इसमें क्या रोल है, तो ये हमने रिसेप्टर्स को भी स्टडी कर लिया है, हमने स्टोरेज प्रोटीन्स को भी स्टडी कर लिया है, हमने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है उनको भी डिटेल में स्टडी कर लिया है।